तो कितने बजे तक है? अच्छा, 40 मिनट। जब मैम आ जाए तब बोल देना मेरे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू सर्जन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र यादव एक बार फिर से आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी इस श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, जैसा कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, हरियाणा सिविल सेवा और सभी एग्जामों के लिए उपयोगी या सभी अभ्यर्थियों को लाभान्वित होने वाली हमारी ये कक्षाएं हैं। तो साथियों, कल हम हमारी कक्षाएं चल रही थी आधुनिक भारत में। हम 1756 के पास आ चुके थे। 1756 में तक का दौर हमने देख लिया था। 1756 के दौर हमने देख लिया था अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय के क्रम में हम पढ़ रहे थे और हम देख चुके थे कि जितनी भी यूरोप की कंपनियां थी वो आपस में 1498 से उनकी यात्रा शुरू हुई और 1756, 1759 वेदरा का युद्ध और 1760 वांडीवास का युद्ध, इन सभी युद्धों में वे सभी कंपनियां आपस में लड़ कट पिट मर के और बाहर हो चुके हैं भारतीय बाजार से, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र से, या जो व्यापार करने आए थे उनके लिए व्यापारिक मंडियों से, यानी भारत से लगभग वो बाहर हो चुकी हैं। और एक प्रकार से अब भारत के अंदर मोनोपोली बच गई है। तो किसकी बच गई है? किसकी बच गई है? अंग्रेजों की, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया की मोनोपोली बच चुकी है। हम ये देख चुके थे। तो अब अंग्रेज पहले अपनी जो दूसरी कंपनियां थी यूरोप की, उन कंपनियों को तो बाहर कर ही चुके हैं। अब उनका अगला मकसद रहेगा कि भारत के अंदर जो भी प्रांत हैं, जो भी सूबे हैं, या भारत में जो भी बादशाह है, नवाब है, या भारतीय क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। अभी उनके व्यापारिक हित जो हैं, उनसे उनकी जो इच्छा है, उनकी महत्वाकांक्षा है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती जा रही है। यानी अब व्यापारिक हित उनके राजनीतिक हित बनते जा रहे हैं, है ना। तो अब वो भारत की जो टेरिटरी है, कमजोर भारत का शासन है, उस शासन के अंदर, और इस प्रकार से वो उनके साथ युद्ध करते हुए और अपनी धीरे धीरे विजय करते हुए पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में हम बंगाल विजय देख रहे थे। हमने देख चुके थे कि बंगाल में कौन कौन नवाब हैं और किस प्रकार से उत्तरवर्ती मुगल या औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे जैसे मुगल उत्तराधिकारी कमजोर हुए और औरंगजेब की उत्तराधिकारियों की पकड़ पूरी बादशाहत से, पूरे भारत की मुगल बादशाह से कमजोर होती गई, तो उनके सूबेदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी क्रम में हम देख चुके थे कि बंगाल 1717 से बंगाल अलग हुआ मुर्शिद कुली खान से, और अब हम 1756 में सिराजुद्दौला के शासन में बैठे हुए हैं और पलासी के युद्ध के मुहाने पर हैं। हम ये देख चुके थे, ठीक है। जब हम देख रहे थे कि कलकत्ता के अंदर जब वो किलाबंदी करते हैं, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला उनका विरोध करता है। विरोध स्वरूप वे फुल्टा दूप भाग के चले जाते हैं। वो सिराजुद्दौला के मानते नहीं, तो सिराजुद्दौला उनके ऊपर हमला करता है। वे फुल्टा दूप चले जाते हैं, फुल्टा द्वीप या मद्रास के पास। उसके बाद हम आज की अपनी कक्षा शुरुआत करते हैं। वापिस आते हैं अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में। क्लाइव और वाटसन नाम के दो व्यक्ति वहां से अपने फुल्टा द्वीप पे भागे हुए अंग्रेजों को साथ लेकर या उनका नेतृत्व करते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर अमीचंद से राय लतीफ से, यार लतीफ राय दुर्लभ, इनसे मिलते हैं और यहाँ पर मीर जाफर से मिलते हैं, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति है, नवाब का। नवाब यहाँ पर सिराजुद्दौला बंगाल में, तो सिराजुद्दौला से यहाँ पर मिलने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में उन्होंने एक अलीनगर की संधि कर लेते हैं। अलीनगर की संधि से पहले वो कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इस दौरान जब कलकत्ता पे आक्रमण हो जाता है, आक्रमण के बाद इसमें सिराजुद्दौला थोड़ा पीछे निकल जाता है, तो अलीनगर की संधि होती है ना, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि। यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू होगी। कल तक इतना पढ़ चुके थे, फरवरी 1757 में। और ज्यादा फैक्ट पे ध्यान दो, तो 9 फरवरी 1757 है ना, 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि किन किन के बीच होती है? अंग्रेज और नवाबों के बीच। अंग्रेज व नवाबों के बीच, नवाब के बीच, बंगाल के नवाब के बीच, नवाब ऑफ बंगाल के बीच, ठीक है। ये
अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, संधियां जितनी भी होती हैं युद्ध के उपरांत जितनी भी संधियां होती है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए संधियों का विशेष ध्यान रखना है। तो अलीनगर की संधि हुई फरवरी 1757 में अंग्रेज और नवाब के बीच। ठीक है, यहाँ पर फिर अंग्रेज दोबारा से कलकत्ता में अपनी किलाबंदी शुरू कर देते, क्योंकि ये संधि कहीं न कहीं मीर जाफर को, सिराजुद्दौला को यहाँ पे झुकना पड़ता नवाब को, और क्लाइव और वाटसन जो कि नेतृत्व में है, अंग्रेजों के नेतृत्व करता है इस समय, वो कहीं न कहीं मजबूत होते हैं और वो अपनी शर्तों पे अलीनगर की संधि करते हैं, अपनी शर्तों पे अलीनगर की संधि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ इस दौरान, कलकत्ता पे हमले के दौरान, उस युद्ध का हर्जाना भी बंगाल के नवाब को इनको देना पड़ा और यहाँ पर किलाबंदी भी करनी पड़ी, है ना। और बाकी जितने भी मामले थे उनमें इनसे ये अपना साथ चाहते थे, यानी आपस में अब मिलके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज बहुत महत्वाकांक्षी हैं, वो नवाब से बहुत ज्यादा छूट प्राप्त करना चाहते हैं। उधर सिराजुद्दौला है, वो भी उनके प्रति बिल्कुल उदार होने वाला नहीं है, उनको बहुत अधिक छूट व्यापार में या इस प्रकार से नहीं देने वाला। और अंग्रेज बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उनकी मांगे जो है, उनकी भूख जो है बढ़ती जा रही, वो कर मुक्त व्यापार चाहते हैं, हरजाना चाहते हैं, खजाने से अपने लिए उपहार चाहते हैं, जो कि नवाब नहीं देने वाला। अब नहीं देने वाला तो फिर वो इस संधि को तोड़ते हैं, इस संधि को तोड़ते हैं और इसका उल्लंघन सिराज के ऊपर ही, सिराजुद्दौला पर इसका उल्लंघन थोपते हुए, और 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध, 23 जून 1757 में प्लासी में युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं, 23 जून 1757 में। ठीक है, ठीक है, यानी प्लासी के युद्ध का कारण क्या बना? जो अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की संधि हुई थी, उस अलीनगर की संधि को अंग्रेज जबरदस्ती सिराज को बोल देते हैं कि आपने उस संधि का उल्लंघन किया है और इसके बहाने में प्लासी में युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, प्लासी के मुहाने पे आ गए हैं। अच्छा, इससे पहले अंग्रेज क्या कर चुके होते हैं, जो इनका सेनापति है मीर जाफर, जो सेनापति है नवाब का, उस सेनापति को अपने साथ मिला लेते हैं और उसको कह देते हैं कि अगर हम प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं और इस युद्ध में आप सिराजुद्दौला में हमारी मदद करते हैं, तो सिराजुद्दौला को हटाकर या मार के आपको नवाब बनाएंगे। ठीक है, तो मीर जाफर जो सेनापति है उसको अपने साथ कर लेते हैं, मीर जाफर को अपने साथ कर लेते हैं, मीर जाफर को अपने साथ कर लेते हैं, जो कि सेनापति है मीर जाफर। अच्छा, और किसको करते हैं? यार लतीफ, यार लतीफ कौन है ये भी सेनापति हैं। राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, अच्छा, और अमीर चंद, अमीर चंद, है ना, जगत सेठ, इन लोगों को कब्जे में कर लेते हैं, इन लोगों के साथ वार्तालाप कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि हम जब आप इसको नवाब को यहाँ से हटवा दोगे, प्लासी के युद्ध में आप हमारा साथ दोगे, तो हम मीर जाफर को तो नवाब का वादा कर देते हैं, अमीचंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ जो बैंकर्स हैं, इनको भी दूसरे कोई वादे कर देते हैं कि हम आपको ये लाभ दे देंगे, आपको ये लाभ दे देंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों को वो अपने साथ कर लेते हैं। ठीक है, अंग्रेज अपने साथ कर लेते हैं। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में ललकार देते हैं, प्लासी में ललकार देते हैं किसको? नवाब को, सिराजुद्दौला को। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो प्लासी का बैकग्राउंड, प्लासी की पृष्ठभूमि किस प्रकार से बन रही है, समझ रहे हो? अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और उधर सिराज की महत्वाकांक्षा। ठीक है ना, किस प्रकार से अंग्रेज अब यहाँ पर बदमाशी करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों की बदमाशी और एक प्रकार से यहाँ से मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, इन सब की बेवफाई या इनकी गद्दारी, और फिर इस प्रकार से प्लासी का युद्ध सज गया है। ठीक है, प्लासी के मुहाने पर खड़े हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब देखिए, अब इससे पहले आप देख लीजिए कि प्लासी है कहाँ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, पहले प्लासी देख लीजिए, प्लासी है कहाँ। प्लासी है बंगाल में और जिला है नादिया जिला में है, नादिया जिला में, बंगाल के नादिया जिला में है। ठीक है, नादिया जिला में, और भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई पीसीएस में बना हुआ, कई राज्य लोक सेवा आयोगों में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो है प्लासी है वो कौन सी नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, नादिया जिले में है और बंगाल के अंदर। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध सज चुका है, किस प्रकार से अपने साथ क्लाइव ने और वाटसन ने, जो कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता है इस समय, उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं। और अब 23 जून 1757 की बातें हैं, 50,000 सैनिक हैं नवाब के पास, 50,000 सैनिक नवाब के पास, और 2200 सैनिक की टुकड़ी है अंग्रेजों के पास। ठीक है,
2200 सैनिक अंग्रेजों के पास। अब जैसे ही मैदान के अंदर आते हैं, सिराजुद्दौला का पता नहीं होता कि तुम्हारे सेनापति, तुम्हारे जगत सेठ, तुम्हारे बैंकर बिक चुके हैं, है ना, वो अंग्रेजों के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। ऐसी बातों का उसे ऐसी बातों से विदित नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला से बोल देते हैं कि 2200 लोग हैं, हम इनको थोड़ी देर में हरा के आते हैं, आप चलो। वो सिराजुद्दौला को वहां से भेज देते हैं और उसके बाद आपस में मिल जाते हैं। वो लड़ाई कोई होती नहीं है, ठीक है ना, होती नहीं है लड़ाई, तो होनी नहीं होती प्लासी, क्योंकि कहाँ 2200 लोग, कहाँ 50,000 लोग। जब सेनापति उनकी तरफ मिल गया तो एक प्रकार से वैसे ही वो बिना युद्ध हुए ही सिराजुद्दौला को तो वहां से भेज देते हैं धोखे में रख के, और बिना युद्ध हुए ही प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत लेते हैं, क्योंकि सेनापति वगैरह सारे राय दुर्लभ यार लतीफ उनसे मिल लेते हैं। तो प्लासी का इस प्रकार से कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन मैदान तो सजा था युद्ध का, तो इसको प्लासी के युद्ध के नाम से देते हैं। एक प्रकार से सिराजुद्दौला के साथ ये धोखा था। सिराजुद्दौला वहां से निकलता है, उसको पता चलता है तो कुछ दूर जाके मीर जाफर का लड़का मीरान उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला का चैप्टर यहाँ पे खत्म, ठीक है, सिराजुद्दौला का चैप्टर खत्म प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, ठीक है ना। मीरान उसका लड़का है, सिराजुद्दौला को मार देता है, ठीक है, मीरान सिराजुद्दौला को मार देता है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो एक धोखा है, ठीक है, ठीक है, प्लासी का युद्ध एक धोखा है ना। यहाँ पर क्लाइव के साथ कौन मिल गया था, क्लाइव के साथ कौन मिल गया था, मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ मिलकर सिराजुद्दौला को इन्होंने यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से एक प्रकार से मार के और फिर बंगाल की सत्ता से बाहर कर दिया। यहाँ पे नवाबी समाप्त, ठीक है। तो अंग्रेजों की ऑटोमेटिक विजय हो गई, अंग्रेजों की ऑटोमेटिक विजय हो गई, है ना। इस पर एक पंक्ति है, जफर जिंदगी कर ले समझौता क्लाइव से, फिर क्या कोई खाक सिराज प्लासी जीतेगा, ठीक है ना। तो ये इस बात को लेकर ये कि जब जिंदगी जफर बन के, जिंदगी धोखेबाज बन के क्लाइव से समझौता कर ले, तो फिर कोई सिराज कितना भी मजबूत हो, चाहे 50,000 की सेना हो, चाहे लाख की सेना हो, वो कैसे प्लासी जीतेगा, ठीक है ना। तो ये जफर जिंदगी के लेकर इस प्रकार से जफर के ऊपर ये बना हुआ शायर है। तो जफर ने यहाँ पर, मीर जाफर ने यहाँ पे धोखा किया, ठीक है। अब देखिए, अब युद्ध किसने जीता है, अंग्रेजों ने जीता है, युद्ध अंग्रेजों ने जीता है। तो इसका मतलब अब बंगाल के नवाब कौन बनेंगे, बंगाल के शासक कौन बनेंगे, अंग्रेज बनेंगे, बंगाल के शासक कौन बनेंगे, अंग्रेज बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अंग्रेज डायरेक्ट तो शासक बनना नहीं चाह रहे, अंग्रेज डायरेक्ट शासक नहीं बन रहे, लेकिन वो अपने अधीन नवाब बनाना चाहते हैं। अपने अधीन नवाब बना के यहाँ पर कर मुक्त व्यापार करेंगे, है ना, यहाँ की जमींदारी जो है वो राजस्व वसूल करेंगे और नवाब से अपने लिए कुछ भी उदार कानून लागू करवाएंगे। डायरेक्ट नवाब बनके वो यहाँ की जो जनता है उससे प्रतिशोध या उसके इस प्रकार को भाजन का शिकार बनना नहीं चाह रहे, इसलिए यहाँ के लोगों को वो नवाब बना रहे हैं। तो इनके उपकार में वो मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, ठीक है। तो अगला नवाब कौन बनता है, मीर जाफर। मीर जाफर बनता है 1757 में, ठीक है। 23 जून के बाद फिर मीर जाफर नवाब बनता है, ठीक है। अच्छा, मीर जाफर नवाब बनता है। अच्छा, इब सारे प्लासी के इस युद्ध का, इस षड्यंत्र का हीरो कौन है, क्लाइव। तो क्लाइव बन जाता है बंगाल का गवर्नर, क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन जाता है यहां से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मीर जाफर तो नवाब बन गया, मीर जाफर को नवाब बनना था, मीर जाफर को नवाब बनना था, क्लाइव बंगाल का गवर्नर है। तो क्लाइव बहुत महत्वाकांक्षी है ना, अकार्ट में भी जीता था, इसे हीरो ऑफ अकार्ट कहते हैं। जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे थे हमने देखा था, यहाँ पर ये बंगाल विजय का भी हीरो है, ठीक है। इसने कितनी बढ़िया डीलिंग की है, कितनी बढ़िया मार्केटिंग की है, कितनी बढ़िया सेटिंग की है, और बिना युद्ध ही प्लासी को इन्होंने जीत लिया और बंगाल के नवाब बन गए, ठीक है। तो क्लाइव यहाँ पर, अब ऐसे में तो मीर जाफर को इन्होंने नवाब बनाया है, तो ऐसे ही तो बनाएंगे नहीं, तो इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहां से मुक्त व्यापार की, इन तीनों बहुत बड़े स्टेट होते थे, बंगाल, बिहार के अंदर पूरा आपका झारखंड आता था, बंगाल में बांग्लादेश और अब का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनके अंदर ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहां से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली, ठीक है। यहां से व्यापार करेंगे लेकिन कोई भी कर नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात, 24 परगना नामक जिला है, 24 परगना नामक एक जिला है 24 परगना नामक जिला है, वहां की जमींदारी ले लेते हैं। जमींदारी का मतलब वहां की जमींदारी अंग्रेज प्राप्त कर लेते हैं। तो जमींदारी क्या मतलब हुआ,
जमींदारी का मतलब हुआ, जमींदारी का क्या मतलब हुआ? जमींदारी का मतलब हुआ कि अब यहां से टैक्स कौन वसूलेगा? इस क्षेत्र का भू राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। इस क्षेत्र का भू राजस्व कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ की 24 परगना की जमींदारी, बंगाल बिहार उड़ीसा का कर मुक्त व्यापार, ये तो ओपन में करते हैं, ये तो ओपन में करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? और खुलेआम क्या? और जो इनका निजी जो है ना, निजी अधिकारी है, निजी कर्मचारी अधिकारी, जो कंपनी के अलावा जो निजी कर्मचारी अधिकारी है ना, उनको भी इस क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं। कंपनी तो, जो कर्मचारी है वो तो व्यापार सरकार के लिए कर रहे हैं, है ना, वो तो सरकार के लिए या फिर कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के शेयरधारक, उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो व्यापारी, कुछ जो यहाँ पर आते हैं कर्मचारी, वो अपने लिए भी अपना व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार को भी इन्होंने कर मुक्त कर दिया। ठीक है, 24 परगना नामक जिला की जमींदारी दे दी। जमींदार दे तो राजा के पास टैक्स आएगा नहीं, खजाना खाली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया? 17,05,000 इतने रुपए नगद में प्राप्त कर लिए। ठीक है, और अनेक उपहार वगैरह प्राप्त करते हैं। ये करते हैं छुपके, ये छुपके करते हैं, ये सार्वजनिक नहीं करते। सार्वजनिक तो ये बिहार उड़ीसा बंगाल कर मुक्त करवाया, 24 परगना नामक जिले की जमींदार ले ली। ठीक है, अच्छा, अब मीर जाफर जो है ना, मीर जाफर के पास इन्होंने यहां से कर मुक्त कर तो दे नहीं रहे, यहां पर 24 परगना की जमींदारी ले ली। अब मीर जाफर का खजाना हो रहा है खाली, मीर जाफर के पास देने के लिए कुछ है नहीं, खजाना खाली होता जा रहा है। ठीक है, ऊपर से यहां पर इनकी जो कलाई और जितने अधिकारी हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, उनकी मांगे बढ़ती जा रही, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही। वो बार बार उससे दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमने आपको नवाब बनाया था, उसके बदले में अब हमें इतने पैसे दो, अब इतने दो। अब इसके पास कुछ है नहीं, बंगाल में खजाना खाली होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, कौन? राय दुर्लभ वगैरह, ये और जो थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर इस राज को धोखा दिया था, ये लोग भी अंग्रेजों या कलाइयों के संपर्क में है, तो उनसे भी ये डरा हुआ है कि भाई कहीं ये मिलकर तेरा तख्ता पलट ना कर दे। तो बड़ी डिप्रेशन में, टेंशन का माहौल है मीर जाफर का। तीसरी बात, पूर्णिया के नवाब जो है वो भी इसको अपना, या और जो पड़ोसी नवाब है, वो मीर जाफर को नवाब मानने से इनकार कर देते हैं, मीर जाफर को नवाब मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर काफी डिप्रेशन में बैठा हुआ है। ठीक है, इसी दौरान मीर जाफर के लड़के मीरान की हत्या हो जाती है, तो इसका दामाद होता है मीर कासिम, इसका दामाद होता है मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। तो अब मीर जाफर जो है, इनकी जो है अंग्रेजों की जरूरत है उसको पूरा नहीं कर रहा, अंग्रेज जितने डिमांड कर रहे हैं उन पे खरा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं खजाने में कुछ। ठीक है, तो ये मीर कासिम जो इसका दामाद है, बेटा इसका मर गया, तो मीर कासिम नवाब बनने के अपने इस प्रकार से चाले चलता है, नवाब बनना चाहता है मीर कासिम। ठीक है, तो अंग्रेज मीर जाफर को बुला लेते हैं, वहीं पे मीर कासिम बैठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कि भाई देख लो, तुम्हें कुछ देना है इतना कुछ, और हमें खजाने से इतना माल देना है तो दो, अदरवाइज हम आपको हटा के, देखो मीर कासिम तैयार है हमें देने के लिए, हम कासिम को नवाब बना रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं, तो और मीर जाफर को हटा के वहां से मीर कासिम को नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को 1767 में नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को नवाब बना। ठीक है, मीर जाफर का चैप्टर समाप्त। मीर जाफर का यहाँ पे बाद में एक बार फिर मीर जाफर आएंगे पिक्चर में, लेकिन अभी मीर जाफर का समाप्त। अब मीर कासिम देखिए, लगभग 1759 के आसपास मीर कासिम। अच्छा, मीर कासिम नवाब बन गए बंगाल के, मीर कासिम बंगाल के नवाब बन गए। अब देखिए मीर कासिम सबसे पहले क्या करते हैं, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करते हैं, मुंगेर स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरित कहाँ है मुंगेर? अभी कहाँ है मुंगेर? मुंगेर है अभी बिहार के अंदर, बिहार में है। ठीक है, बिहार में है मुंगेर। और मुर्शिदाबाद कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद तो अंग्रेजों के षड्यंत्र का अड्डा बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में तो अंग्रेज वहां पर नवाब को फिर वहां पर टॉर्चर करते हैं, नवाब से मनमाने फरमान लागू करवाते हैं, नवाब से मनमाने उपहार और खजाने से पैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर भागता है, अपने मुंगेर में जाकर राजधानी, इनसे दूर जाकर राजधानी बनाता है मुंगेर में। ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और फिर भी आ सकता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। ठीक है, सबसे पहले याद होगा ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली खान ने, है ना, मुर्शिद कुली खान ने बनाई 1717 में। और अब आके 1759-60 के दौर में मुर्शिद कुली खान के बाद मुर्शिदाबाद की राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर रहा है मीर कासिम। ठीक है, दूसरी बात क्या करता है ये यहां पर अपनी सेना को जर्मनी की तर्ज पर अपनी सेना को
जर्मनी की तर्ज पर अपनी सेना को तैयार कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, सेना को प्रशिक्षित कर रहा है। ठीक है। अलीवर्दी खान के वंशजों में मीर कासिम है ना, ये सबसे योग्य नवाब है, सबसे योग्य व्यक्ति है। ठीक है। ये अंग्रेजों से निकलने का प्रयास कर रहा है, उनको बहुत अंग्रेजों को छूट नहीं दे रहा है, उनसे दूरी बना रहा है। ठीक है। तीसरा, ये अपने तोपदार बंदूक के कारखाने बना रहा है, तोपदार बंदूक के कारखाने स्थापित कर रहा है पटना में। ठीक है। ठीक है, ये तोपदार बंदूक के कारखाने स्थापित कर रहा है। अच्छा, अंग्रेजों को क्या दे दिया इसने? अच्छा, अंग्रेजों को क्या देता है? मिदनापुर, चटगांव व वर्धमान, ये 3 जिले हैं। इन तीन जिलों के अंदर इनको क्या कर देता है? जमींदारी दे देता है। 3 जिलों की जमींदारी दे देता है कि भाई यहां से टैक्स वसूल कर लो अपने। इन 3 जिलों की जमींदारी दे देता है, चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर। अच्छा, मीर जाफर में कौन से जिले की दी थी? 24 परगना की। तो अगर कहीं स्टेटमेंट में ये चारों ऑप्शन आ जाए कि उपरोक्त में से कौन से जिले की जमींदारी मीर कासिम ने नहीं दी, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान और चौथा आ जाए 24 परगना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को किसने दी थी? मीर जाफर ने दी थी। ठीक है। 24 परगना की जमींदारी, वहां से भू राजस्व या राजस्व वसूल करने का अधिकार मीर जाफर ने दिया था और मीर कासिम ने इन तीनों को दिया था। ठीक है। सिलहट वाले क्षेत्र से, सिलहट असम में है ना, सिलहट वाले क्षेत्र से 50% की इनको चुंगी, 50% चुंगी का इनको अधिकार दे दिया कि 50% आप चुंगी वहां से वसूल सकते हो। ठीक है। यानी 50% का वहां पर अधिकार इनको दे दिया चुंगी का। ठीक है, सिलहट वाले क्षेत्र से। अच्छा, लेकिन अंग्रेज अब देख रहे हैं कि भाई तू कर क्या रहा है? मुर्शिदाबाद में बैठ के, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बना ली, हमसे दूर जा रहा है, क्या षड्यंत्र कर रहा है और सेना को प्रशिक्षित कर रहा है नई तर्ज पे, तोपदार बंदूक के कारखाने स्थापित कर रहा है। ये सब करने के लिए तुझे नवाब थोड़ी बनाया था, तुम्हें तो हमारे अधीन रहना है, तुम्हें सेना क्या जरूरत है? सेना तो हमारे पास है ना। इन सब चीजों के लिए नहीं बनाया, तू तो केवल हमारी जरूरतों को पूरा कर और उसके लिए बैठ, आराम से नवाब बैठ। ठीक है। ठीक है। तो वो इसके साथ बार्गेनिंग वगैरह करते हैं कर मुक्त इस प्रकार करने के लिए। अब क्या है, जो वहां पर इनको कर मुक्त किया था ना 3 राज्यों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जो जाफर ने कर मुक्त कर दिया था ना अंग्रेजों को, तो वो इसका गलत फायदा उठाने लगे, जो लोग कर देते थे ना, उन लोगों को भी वो अपनी चुंगी दे देते थे कि तुमसे भी कर मत देना, हमारा नाम ले देना और तुम आधे पैसे हमें दे दो या आधे से ज्यादा। यानी जो कर देने वाले लोग थे, जो कर दे रहे थे सरकार को, तो सरकार को कर ना देने के बजाय वो कर खुद वसूल लेते थे और उनको टैक्स देने नहीं देते थे। ठीक है। सरकार को देने नहीं देते थे और खुद टैक्स ले लेते थे, कह देते कि हमारी चुंगी का प्रयोग कर लेना, अगर कोई पूछे तो ये चुंगी दिखा देना कि भाई हम तो अंग्रेज व्यापारी, हम तो कर मुक्त हैं, और उनसे कर खुद ले लेते थे। यानी पूरी बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर पूरी बदमाशी कर रहे हैं। मीर कासिम के या सरकार के राजस्व में, बंगाल के नवाब के राजस्व में कुछ भी जा ही नहीं रहा। अब जा नहीं रहा तो मीर कासिम कब तक इसको, वैसे महत्वाकांक्षी अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे सक्षम और योग्य ये नवाब है, तो अब इससे फिर वो और इरिटेट होता है, तो फिर वो करता है कि सबका ही कर मुक्त कर देता है, सबको ही कर मुक्त कर देता है कि भाई सबको ही कर मुक्त कर देते, कर तो ये लेने नहीं देंगे, कम से कम इनकी जेब में तो पैसे ना जाए, इनकी जेब में पैसे ना जाए। तो एक काम क्या किया इसने, सभी को कर मुक्त कर दिया। वो चाहे भारतीय व्यापारी हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे कहीं के भी हो, सभी को कर मुक्त कर दिया। ठीक है। अब कई बातें ऐसी हो गई थी, सब लोगों को कर मुक्त कर दिया, तो अब इसको अंग्रेजों को दिक्कत होगी, भाई तू हमें इनके बराबर क्यों कर रहा है, हमें तो अलग है ना, तुम्हें सबको कर मुक्त कर दिया है, इस चीज के लिए तुम्हें थोड़ी बैठाया था। ये इनकी ईगो हर्ट होती है, तुम मुर्शिदाबाद भागे, तोपखाने बना रहे हो, नए नए काम कर रहे हो, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, मीर कासिम के ऊपर, है ना, पटना के आसपास मीर कासिम के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। मीर कासिम के ऊपर जो हमला हुआ, तो मीर कासिम यहां से शरण लेकर भागता है अवध की तरफ। यहां से शरण लेकर कहां भागता है? अवध की तरफ भागता है। और अवध में वो कहां जाके बैठता है? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। शुजा-उद-दौला के पास, शुजा-उद-दौला के पास जाके बैठ जाता है। कौन? मीर कासिम। मीर कासिम शुजा-उद-दौला के पास जाके बैठ जाता है। अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला ना।
अवध यहाँ पड़ोस में ही पड़ता है उस दौरान। और अब जब वो अवध के नवाब के पास जाकर गया तो वहां पर ही मुगल बादशाह शाह आलम बैठा हुआ है ना? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ है, ठीक है। मुगल बादशाह भी यहीं बैठा हुआ है, मुगल बादशाह शाह आलम भी यहीं बैठा हुआ है। शाह आलम यहीं बैठा हुआ है, मुगल बादशाह शाह आलम भी यहीं बैठा हुआ है। तो ये इनसे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे अंग्रेज हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और ये फिर पूरे भारत में हमें परेशान करेंगे, तो चलो तीनों मिलकर अपना संयुक्त बेड़ा बनाते हैं और सेना को लेकर चलते हैं, इनको बाहर से खदेड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से लड़ाई करने के लिए तीनों साथ हो जाते हैं। मीर कासिम बंगाल का भगोड़ा नवाब, बंगाल का भगोड़ा नवाब है मीर कासिम, प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, जो कि यहाँ पर ये शाह आलम है ना, अब ये मुगलों के पास बहुत ज्यादा दूरी के अंदर इनका बचा हुआ नहीं था साम्राज्य। तो ये शाह आलम है, ये अक्सर मराठों वगैरह को डर से यहीं बैठा रहता था सुजाउद्दौला के पास, है ना, सुजाउद्दौला के पास बैठा था। ये लाल किले में कम ही बैठता था, तो यहाँ पे बैठता था, ठीक है। यहाँ पर शरणार्थी था एक प्रकार से। तो ये तीनों लोग मिलकर, मुगल बादशाह सुजाउद्दौला और बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तीनों मिलकर और अंग्रेजों को ललकार देते हैं। और फिर बक्सर में जाके अक्टूबर 1764 में, बक्सर में जाकर युद्ध का मैदान सज जाता है। अच्छा, इस दौरान ये जब भाग आता है, भगोड़ा हो जाता है, तो बंगाल में नवाब कौन बन जाता है? दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना देते हैं कि यार कम से कम तू ही ठीक था उससे, तो उसको बैठा देते हैं मीर जाफर को, ठीक है, ठीक है, मीर जाफर को बैठा देते हैं। 1764 के अंदर बक्सर के अंदर युद्ध सज जाता है, किस किस का? इनका तिरगुट वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का, 1764 में, ठीक है। देखिए, अब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में तो खैर वो महज धोखा था, लेकिन यहाँ पर सेना इनके पास भी काफी है और उन्होंने भी अपनी सेना को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लिया था। फ्रांसीसियों को, डचों को 1759 1760 में भगाकर, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, उनका बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर है और नव शिक्षित उनकी यूरोपीय तर्ज पे शिक्षित उनकी सेना है। और काफी दिनों से यहाँ से वित्तीय रूप से भी मजबूत हो रहे थे, क्योंकि काफी उनको कर मुक्त व्यापार की जगह मिल गई थी, स्पेस मिल गया था, और काफी जगह की 4-5 जिलों की जमींदारी में मिल चुकी थी। तो अब अंग्रेज काफी मजबूत हो चुके हैं, उनके पास वित्तीय संसाधन भी हैं, है ना, वित्तीय रूप से मजबूत हो गए हैं। और यहाँ पर उनको राज भी एक प्रकार से उनका ही है, बंगाल के अंदर उनके नवाब वगैरह बैठते हैं, और फ्रांसीसी डचों इन सबको बाहर करने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस में है। तो यहाँ पर आके 1764 बक्सर के युद्ध में, अक्टूबर 1764 बक्सर में आके, 24 अक्टूबर के आसपास की बात है, 24 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में आके, और फिर यहाँ पर अंग्रेज और ये भिड़ते हैं और इनकी लड़ाई होती है, इनकी बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। और यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर अंग्रेज बुरी तरह से इस संयुक्त बेड़े को हरा देता है। यहाँ पर बादशाह शाह आलम को पीटते हैं, सुजाउद्दौला को पीटते हैं, मीर कासिम को पीटते हैं, ठीक है, इन तीनों को पीटते हैं, ठीक है, इन तीनों को पीटते हैं, ठीक है। इस दौरान मीर कासिम की हत्या भी हो जाती है, ठीक है। और तो 1764 का युद्ध हो गया। अब युद्ध के परिणाम आपको पता ही चल गया है, युद्ध के परिणाम आपको पता चल गया है कि अंग्रेज ये युद्ध जीत गए, बक्सर का युद्ध, ठीक है, अंग्रेज युद्ध जीत चुका। अब देखिए, इस युद्ध ने एक प्रकार से, आप देखो, इस युद्ध में अगर सबसे बड़ी कोई इस दौरान भारत में अगर स्थापित सत्ता थी तो मुगलों की थी, है ना। उसके बाद बड़ा स्टेट था अवध और बड़ा स्टेट बंगाल। अब आप एक प्रकार से देखिए, अंग्रेजों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग को, यानी मुगल बादशाह को हरा दिया, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को हरा दिया, तो एक प्रकार से वो भारत जीत गए, है ना। एक प्रकार से कॉन्फिडेंस है, अब अपनी मनमानी शर्तों के ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। वैसे हम देखेंगे कि भारत में और भी शक्तियां, उधर मराठों का उत्कर्ष हो रहा है, मराठे भी बड़े रूप से, हालांकि 1761 में पानीपत में हारे जरूर, लेकिन दोबारा से माधवराव के नेतृत्व में वो सशक्त होते जा रहे हैं। दूसरी साइड में मैसूर के अंदर हैदर अली है, बाद में टीपू सुल्तान है, इधर है ना निजाम भी है, और उधर सिख जाट, ये इस प्रकार से साम्राज्य चले हुए हैं जो हैं। लेकिन मुगल बादशाह को और अवध के नवाब और बंगाल के अंदर इसको हरा चुके हैं, और ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है। तो एक प्रकार से अंग्रेजों की ये बड़ी विजय हुई, और ये भारत में कहीं कहीं आगे चल के भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अच्छा, ये हुआ बक्सर का युद्ध। ये बक्सर के युद्ध के परिणाम थे कि भारत बाद में आगे चल के गुलाम होगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ये युद्ध के बाद कोई न कोई संधि होगी, तो इस प्रकार से 2 संधियां होती हैं, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, ठीक है।
इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। तो पहली संधि होती है, अच्छा इस समय रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा गवर्नर बन के आ चुका है 1765 में। इलाहाबाद की संधियां होती है 1765 में, है ना। और एनसीईआरटी में साफ दिखाया गया है कि जहां पर इनकी संधियां हुई ना, वो पिक्चर भी दिखाई गई एनसीईआरटी में साफ, और इलाहाबाद की संधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच में होती है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और किसके साथ होती है? और ये क्लाइव, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये संधि होती है, ठीक है। ये संधि होती है। इस संधि में क्या क्या फैसले होते हैं, क्या क्या समझौते हैं उस संधि के तहत? तो इस संधि के तहत अंग्रेज क्या करते हैं? बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्र के अंदर क्या कर लेते हैं? जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये संधि के तहत करते हैं कि भाई हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब यहां से राजस्व हम वसूल करेंगे, उड़ीसा की जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जमींदारी प्राप्त कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट बनके यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल, है ना, तो कि कौन कौन से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारी, वहां पर तो इसको कर मुक्त कर गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, इनको यहाँ पर जमींदारी दे दी कि भाई भू राजस्व भी वसूल करो, ठीक है ना, है ना। कितने बड़े स्तर पे अपना यहाँ पर मुगल बादशाह अंग्रेजों के तहत देख ले कितनी, मतलब अंग्रेजों की शर्तों पे किस प्रकार से समझौता कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या किया? कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद के पास एक कड़ा है, एक जिला, उस समय होता था कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे देते हैं कि वहां पे मुगल बादशाह राज कर लेगा, वो मुगल बादशाह को दे देते हैं और करते हैं कि हमारे अधीन मुगल बादशाह राज कर लेगा, ठीक है। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह देते हैं। और तीसरा 26 लाख रुपए नवाब को दे देते हैं, नवाब को 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए नवाब को दे देते हैं कि भाई इसके बदले में, जमींदारी के बदले में 26 लाख रुपए नवाब को दे देते हैं, ठीक है। तो मुगल बादशाह की शाह आलम के साथ, मुगल बादशाह शाह आलम के अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई, इसमें क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी प्राप्त कर ली, ठीक है। इलाहाबाद और कड़ा जो दो जिले हैं, इनका क्षेत्र इन्होंने अवध के नवाब से लेकर और इनको दे दिया, ठीक है, अवध के नवाब से लेकर इनको दे दिया। और तीसरा 26 लाख रुपए की उनको 26 लाख रुपए की उनकी पेंशन दे दी, 26 लाख रुपए की पेंशन देकर उनको साइड में कर दिया, ठीक है। उसके बदले में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी ले ली, ठीक है। ये तो पहली संधि हो गई। एक संधि होती है क्लाइव और शुजाउद्दौला की, अवध के नवाब की, अवध के नवाब की, ठीक है। इसके बीच में ये भी 1765 में होती है, 4 दिन बाद ही होती है, 16 जून को, ठीक है। और 16 जून को, ठीक है। तो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि जो अवध का नवाब था ना, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ के बचा हुआ शेष क्षेत्र शेष अवध पर इसको दे देते हैं, शेष अवध का क्षेत्र तो नवाब को दे देते हैं, नवाब को दे देते हैं। और अपने अधीन शेष अवध का क्षेत्र नवाब को देते, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ के, जो कि मुगल बादशाह को दे दिया था। इस क्षेत्र में राज करेगा शुजाउद्दौला, लेकिन इनके अधीन रहकर, यानी कमोबेश इनके ऊपर सहायक संधि थोप देते हैं, जो कि सहायक संधि हम बाद में बताएंगे। वेलजली के समय में सहायक संधि बड़े रूप पे, बड़े स्तर पे उभर के आएगी, तो सहायक संधि कॉन्सेप्ट वहां बताएंगे। यहाँ पर आप ये समझ लो कि कड़ा और इलाहाबाद को क्षेत्र छोड़ के बचा हुआ अवध का क्षेत्र शुजाउद्दौला नवाब के पास आ गया और वो इस पर राज करेगा, लेकिन इनके नवाब अंग्रेजों के नीचे आके, ठीक है, वो अंग्रेजों के अधीन करेगा, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए, जो ये बक्सर का युद्ध हो ना, 50 लाख रुपए का हर्जाना, जो युद्ध हुआ था बक्सर का, तो इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हैं, इस पर 50 लाख रुपए लेते हैं हर्जाने के रूप में, ठीक है, क्षतिपूर्ति। तो ये 2 संधियां था इलाहाबाद की संधियां। बक्सर के युद्ध के बाद ये 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की संधियां हुई, ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद जो बंगाल जो है उसके अंदर नजीमुद्दौला को इसका लड़का है मीर कासिम की तो मृत्यु हो जाती है, तो नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना देते हैं। नजीमुद्दौला को तो बंगाल का बना देते हैं नवाब, और बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, बंगाल का नवाब बनाते हैं। देखिए बंगाल जीत चुके बंगाल, और यहां पर दो सूबेदार नियुक्त कर देते हैं बिहार और बंगाल उड़ीसा के लिए, सिताब राय बिहार के लिए और मोहम्मद रजा खान। यहां पर दो उप सूबेदारों की पद लेके के आते हैं, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और सिताब राय बिहार के लिए, बिहार के लिए। यहां पर इस प्रकार से बंगाल का नवाब नजीमुद्दौला बना देते हैं, और बंगाल के जो क्षेत्र हैं बंगाल और बिहार, इनके लिए दो उप सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, और प्रशासनिक कार्यों को दो भागों में बांट दिया, निजामत का कार्य और राजस्व का कार्य, है ना, राजस्व वसूल करने का कार्य अलग और प्रशासनिक कार्य अलग। ठीक है ना, तो ये दोनों निजामत का कार्य देखेंगे। ठीक है, ये दोनों निजामत यानी प्रशासनिक कार्य देखेंगे निजामत के लिए। ठीक है, निजामत कार्य। ठीक है, राज्य को दो भागों में बांट दिया, निजामत और प्रशासन दो भागों में किस प्रकार बट गया, क्लाइव ने दो भागों में बांट दिया, निजामत और दूसरा क्या कर दिया, राजस्व वसूली। ठीक है, राजस्व वसूली। ठीक है, ठीक है, तो प्रशासनिक कार्य और राजस्व वसूली के दोनों कार्य बट चुके हैं। ठीक है, दोनों कार्य बट चुके हैं, और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया द्वैध शासन। इसी को क्या बोला गया, द्वैध शासन। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, तो द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में क्लाइव ने की। ठीक है ना, प्रशासन को या राज्य के शासन को दो भागों में बांट दिया, राजस्व वसूली अलग लोग करेंगे जिसके लिए, और निजामत कार्य अलग करेंगे। निजामत के लिए इन्होंने मोहम्मद रजा खान और बंगाल और में और सिताब राय बिहार में इस प्रकार लगा दिया। ठीक है, ये द्वैध शासन काल रहेगा। अच्छा, 1765 से लेकर और 1773-72 तक का ये इतना भयंकर बुरा काल रहा है भारतीय इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास में, बंगाल के इतिहास में, कि इसमें बड़े स्तर पे यहाँ पर लूट मार मचाते हैं, बड़े स्तर पे गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ पे मनमानी राजस्व वसूल करते हैं, राजस्व वसूल ना करने पर किसानों को मारते हैं, पीटते हैं, और कृत्रिम अकाल की स्थिति आ गई, कृत्रिम अकाल की स्थिति आ गई। ठीक है ना, तो 1770 के दौरान इनके इन्हीं बदमाशियों की वजह से मनमानी राजस्व वसूल करना, राजस्व ना देने पर किसानों को पीटना, किसानों के साथ दूसरे अत्याचार करना, और ना, तो इस प्रकार से 1770 में कृत्रिम अकाल बंगाल में गिर गया, भारतीय इतिहास में कृत्रिम अकाल। तो कृत्रिम अकाल कब गिरा, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए, यहाँ पर कुछ नहीं, सारा माल अंग्रेज लूट रहे हैं, राजस्व बहुत अधिक ले रहे हैं। ठीक है, तो कृत्रिम अकाल पड़ गया। ठीक है, के.एम. पणिकर ने इस दौर को, के.एम. पणिकर नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस दौर को क्या कहा है, के.एम. पणिकर ने इस दौर को कहा है डाकुओं का काल, डाकुओं का राज या डाकुओं का काल, डाकुओं का राज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो के.एम. पणिकर ने डाकुओं को राज का इस दौरान, डाकुओं का रहा ही है, इन्होंने, है ना, बहुत बुरी तरह से लूट मार की है, बहुत बुरी अत्याचार है, कोई शासन प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। ठीक है ना, शासन प्रशासन दो भागों में अलग बट चुका है, इनको केवल राजस्व वसूली से मतलब है। ठीक है, ठीक है, बाद में आके 1771-73 में आके रेगुलेटिंग 1771 में आके, और वारेन हेस्टिंग है वो द्वैध शासन को समाप्त करता है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसको हम बंगाल, अंग्रेजों की ये बंगाल विजय हमने देखी, इसमें हम देख लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से जाने के बाद, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इतना धन लूट के लेके जाता है कि वहां पर जाकर, जब वहां पर जाता है तो उस समय उसके अंदर इतनी गिल्टी फील हो जाती है कि मैं वहां पर क्या करके आया हूं भारतीय लोगों के साथ, मैंने वहां से इतना पैसा वसूला और ये क्या, और इस गिल्टी के अंदर रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो भी ध्यान कर लेना, रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या कर लेता है वापिस जाकर, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, एक गरीब विधवा माँ का बेटा था कंपनी के अंदर, और वहां पर अंग्रेजों में, ब्रिटेन के अंदर इस प्रकार जो विदेशों में नौकरी करने वाले जाते थे उनका बहुत अच्छा स्थान वहां पे होता नहीं था। ठीक है, बहुत अच्छे स्थान में जो गरीब परिवार के लोग थे वही विदेशों के अंदर 7 समुद्र पार जल में रहते हुए और यहाँ पर नौकरी करने आते, तो अंग्रेजों की इस कंपनी में वो बाबू बन के आया था, और यहाँ पर यहाँ की वैभव संपन्नता और इस प्रकार से उसको इतना कुछ मिल गया कि यहाँ पर एनसीईआरटी में स्टेटमेंट साफ साफ लिखी हुई है कि वो कहता है कि मिलोड मैं खुद हैरान था कि मेरी एक मुस्कान पर
मेरी एक मुस्कान के खातिर, मेरी एक मुस्कान के लिए वहां के राजा महाराजा, वहां के नवाब एक दूसरे की कल्लर पकड़ने को तैयार थे, एक दूसरे की गिरेबान पकड़ने को तैयार थे। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपने आप को किस प्रकार से संभाला होगा ना, मैं अपने आप को इस प्रकार से किस प्रकार से संभाला होगा जहां पर मेरी एक मुस्कान के लिए और वहां के राजा महाराजा, वहां के जमींदार जागीरदार, ठीक है ना, वहां के बैंकर जगत सेठ एक दूसरे की गिरेबान पकड़ने को तैयार हैं। समझ रहे हो ना कि भाई कलाई भी एक बार हंस दे, हम आपस में लड़ाई भी करने को तैयार, एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार है, कलाई बस एक बार हंस दे। तो इस प्रकार की बात एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है। तो फिर लेकिन वहां पर जाके वो बहुत गिल्टी फील करता है और आत्महत्या कर लेता है, यहाँ से बहुत माल लूट के लेके जाता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव का दौर रहा, किसने वहां पे कर्नाटक में भी अकार्ट का हीरो रहा है और बंगाल विजय में भी हीरो रहा है। तो बंगाल विजय यहीं तक थी। बंगाल विजय के बाद अब नया शासन चालू होगा, वो देखेंगे। अब देखते हैं अंग्रेज दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से बढ़ते हैं, दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका होएगा कि एम पणिकर डाकुओं का राज 1770 खरतरीमकल और ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम देखते हैं, एक बार हम उत्तरवर्ती मुगल काल देख लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल काल 1707 में अंग्रेजों के बाद, जैसे हमने देख लिया कि अंग्रेजों से औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल जो है अलग हुआ। इसी प्रकार से और दूसरे राज्य जो पूरा मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में था, जहां पर केवल एक भारत होता था, केवल एक मुगल बादशाह होती थी जिसको औरंगजेब राज्य करता था, लेकिन अब किस प्रकार छोटे छोटे भागों में टूट गया और अंग्रेजों को किस प्रकार से भारतीय राजनीति में घुसने का मौका दिया, ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अच्छा, इसकी मृत्यु के बाद है ना, इसकी मृत्यु के बाद और जो इसके अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, दूरदर्शी उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, अयोग्य और अदूरदर्शी उत्तराधिकारी हुए। इसके बाद जैसे बहादुर शाह हुआ, जादार शाह हुआ, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, इसको घरनित कायर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग हुए। बहादुर शाह तो बहुत बड़ी उम्र में बुजुर्ग के हो रहा था, उस समय जाकर उसने राजकाज संभाला था। आपस में लड़ाई करते हैं, फिर जाके बहादुर शाह को याद मिलता है, फिर जादार शाह। और दूसरी बात, यहाँ का जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद दरबार में जो है ना, अयोग्य शासकों की वजह से यहाँ दरबार में अलग अलग ईरानी, दुरानी, तिरानी, हिंदुस्तानी ये गुट है ना, ये यहाँ पर सक्रिय हो गए। वे आपस में कभी किसी को राजा बना रहे, कभी किसी को हटा रहे, कभी किसी को बादशाह बना रहे, कभी उसको हटा देते हैं, उसका तख्ता पलट कर देते हैं। तो इनका एक प्रकार से यहाँ पर होल्ड है, इनका यहाँ पर एक प्रकार से होल्ड है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जब बार बार सत्ता का स्थायित्व तो नहीं है, एक बादशाह नहीं है, अलग अलग बादशाह बनते जा रहे हैं, कभी वो बन जाता है तो वो हट जाता है, और दरबार में गुटबाजी इस प्रकार से वो हो रही है। तो धीरे धीरे यहाँ से बंगाल के जो है ना, जो मुगल बादशाह है ना, इसमें से अलग अलग राज्य टूटने शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा था कि बंगाल का मुर्शिद कुली खान था, वो वहां से ही बंगाल में रहकर वहां का सूबेदार नियुक्त था, वहां से उसने अपने आप को अलग कर लिया, वहां से उसने अपने आप को अलग कर लिया, बंगाल अलग से राज्य बना लिया अपना, वहां की नवाबी करने लग गया। मुगल बादशाह को जहां तक जरूरत समझी वहां तक इनको पैसे देता रहा। ठीक है, अगले आने वाले नवाब किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि होल्ड उनका समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल टूट गया। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्य छूटते, जिनको बोलते उत्तराधिकारी राज्य। तो मुगल साम्राज्य टूटे हुए राज्य क्या कहलाते हैं? उत्तराधिकारी राज्य। और ये कौन कौन से थे? क्वेश्चन आता है, उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे? तो एक तो था बंगाल, 2 मिनट में कर रहा हूं, बंगाल, अवध और मैसूर, हैदराबाद। ठीक है, समय हो चुका है और ठीक है, तो बाकी कक्षाएं हम उत्तराधिकारी राज्य इनका किस प्रकार से, अवध, हैदराबाद, इनका काल देखते हैं, और फिर इनको किस प्रकार से अंग्रेज इनको लूटते हैं, इनको विजय करते हैं। उसके बाद जो दूसरे राज्य थे, जो स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं, स्वतंत्र राज्य स्थापित कौन कौन से होते हैं? मैसूर, केरल और राजपूत। और कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जो कि लगातार मुगलों के साथ, जब मुगल औरंगजेब मजबूत होता है तो उनके साथ वो लड़ाई करते रहते हैं और वो बार बार उठने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन औरंगजेब मजबूत रहता है, मुगल मजबूत होते हैं, मुगल बादशाही, तो वो उनको उभरने नहीं देते। लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर होती है तो विद्रोही राज्य जो है, जो लगातार इनके खिलाफ उठते रहते हैं, वो भी यहाँ पर आके बड़े स्तर पर उठने लग गए। तो फिर मराठे, इनमें क्या थे? मराठे।
और पंजाब में सिख, जैसे गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर था ना, अंग्रेज थे इनके इस दौरान, तो औरंगजेब के समय तो ये औरंगजेब और ये उनको नहीं उभरने दे रहे थे, ये इनके साथ लड़ाई करते रहते थे। लेकिन अब सिख भी मजबूत हुए हैं, सिख भी अपना अलग से राज्य बनाएंगे, मराठे भी सिख, और तीसरा जाट। जाट भी औरंगजेब के टाइम में विद्रोही रहते थे, तो जाटों का क्षेत्र था भरतपुर वाला, मथुरा आगरा वाला, ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर जाट उभर के आते हैं। ठीक है, बाकी कहीं हम ये सब कल की कक्षा में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कॉल है। अरे इनका देख सर सर